नमस्कार, मेरा नाम कुमार शिवम है। आप लोग इस वक्त आरसीएम न्यूज पर विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में जानेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो परिणाम आया है उसे कैसे देखते हैं। सीनियर एनालिस्ट सतीश सर है, जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर। सबसे पहले आरसीएम न्यूज के सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। सर, महाराष्ट्र के जो परिणाम आया है उस परिणाम पर आज चर्चा करना चाहेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे परिणाम को? देखिए, कहने की इसमें तो कोई बात ही नहीं है। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत बीजेपी की हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 साल एक बहुत लंबा टर्म है। 30 साल से बीएमसी पे एक छत्र शिवसेना उद्धव जी का है, तो उन्हीं का कहते हैं, उन्हीं का राज था। वो सब तोड़ते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी है। अब मेरा यही रहेगा, उनको शुभकामनाएं, बीजेपी के लोग अच्छे काम करें और लोगों ने उनको वोट दिया है, उनके अरमानों पे अपना खरा उतरे और अच्छा काम करें। सर, वजह क्या हो सकती है कि अगर बात करें, महाराष्ट्र तो है लेकिन देश के कई सारे राज्यों में लगातार बीजेपी वो भी काफी प्रचंड बहुमत के साथ देखा जा रहा है। देखिए, जन एक्सेप्टेंस बोलते हैं, पीपल एक्सेप्टेंस बोलते हैं। पीपल जिसे पसंद करेगी, जिसे वोट देगी, उसे चुनेगी, है ना। इन्होंने, हो सकता है लोगों की आकांक्षाओं को ये पूरा कर पा रहे हो और उनके आकांक्षाओं पे खरे, तभी बारी बारी से हर एक के बाद एक दूसरे राज्य जीतते चले जा रहे हैं। बिल्कुल, तो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, बदलाव महाराष्ट्र में हुआ है। बीएमसी में 30 साल से, एक बहुत लंबे समय से वहां पे एक ही पार्टी का वर्चस्व था, एक तरह से कहे, और बहुत ही करप्टेड माना जाता था बीएमसी। देखिए, कोई भी पार्टी ही नेतृत्व करती है, उसको संचालन करती है। बिल्कुल। अब बीजेपी उसमें क्या सुधार लाती है? उसके करप्शन नंबर 1 माना जाता था, अब उसमें क्या सुधार लाती है, ये देखने लायक होगा कि बीएमसी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन को कैसे वो फुलफिल कर पाएगी बीजेपी, ये देखने लायक। सर, विपक्ष लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाता रहा, लेकिन इसका कुछ परिणाम ग्राउंड पर क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? देखिए, विपक्ष नाम ही है विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, है ना। लेकिन वो अपने आरोप प्रत्यारोप में सफल नहीं हुए हैं, तभी तो ये जीत गई है ना। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, इसमें बहुत ही गौर करने लायक है। ओवैसी की पार्टी ने 100 से ज्यादा पार्षद जीते हैं। बिल्कुल, तो ये इस चीज को मत भूलिएगा। ये एक बहुत ही एक तरह से पहली बार, देखिए, लास्ट टाइम का मुझे याद है सिर्फ 3 सीट ओवैसी के पार्टी ने जीती थी। 3 से बढ़ के 100 से पार हो जाना, ये अपने आप में, हाँ, मुस्लिम बहुबहुल क्षेत्रों में उन्होंने जीत हासिल करी है। यानी मुसलमान सारे के सारे वोट तो नहीं, 99% कम वो नहीं है, 99% वोट सब ओवैसी की पार्टी में चले गए हैं और उन्होंने ओवैसी की पार्टी को बहुमत दिलाया। तो 100 से ज्यादा उनकी सीट आई है, पार्षद 100 से ज्यादा है ओवैसी। बिल्कुल। क्या लग रहा है, कांग्रेस के ऊपर जो है ओवैसी भारी पड़ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के ऊपर ओवैसी भारी पड़ रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर सभी भारी पड़ गए हैं। कांग्रेस का आप जो देखेंगे आंकड़ा, वो कांग्रेस के आंकड़े से ज्यादा ओवैसी का आंकड़ा दिख रहा है। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के पे वो भारी पड़ रहे हैं। बट कांग्रेस पे मैं देखिए, एक स्वस्थ विपक्ष का होना भी जरूरी है। लोकतांत्रिक जो हमारा ढांचा बना हुआ है हमारे भारत के अंदर, तो उसमें मैं देखता हूं कांग्रेस बहुत ही पीछे रह गई है। कांग्रेस के, मैं एक एनालिस्ट होने के नाते ये कह सकता हूं कि आप इतना ज्यादा, आप बिल्कुल फाइट ही नहीं कर रहे, आप लड़ ही नहीं रहे। आपके सामने जो खड़ा है बहुत ज्यादा मार्जिन से आगे निकल जा रहा है और यू विल हैव टू फाइट। नहीं, आप सपना देखते रहिए। फिर तो आप एक छोटी फाइट नहीं दे रहे हैं, आप एक छोटी फाइट नहीं दे रहे हैं, तो आप सपना देखते रहिए। आपसे आगे वैसे ही निकल जा रहे हैं, तो फिर क्या आप विपक्ष हैं और क्या आप अपोजिशन के आप लीडर बनिएगा? तो मैं नहीं मानता, मैं इसको नहीं सही मानता। यू हैव टू फाइट टिल योर लास्ट ब्रेथ, ये कांग्रेस के लिए मैं बोल रहा हूं। सर, कांग्रेस क्या चूक कर रही होगी? क्योंकि अगर आपसे समझा जाए, आप बहुत अनुभवी है इस मामले में, तो कांग्रेस कौन सी वो गलतियां कर रही होगी जिसके कारण जो है उसे इस तरीके के परिणाम ग्राउंड पर देखने को मिलता है? देखिए, लोकतांत्रिक जो ढांचा बना हुआ है उसमें पीपल प्लेस 2P है। पीपल से कनेक्ट होना होगा आपको, और प्लेस का मतलब आपको आपके जो ज्योग्राफिकल डेमोग्राफिकल चीजें हैं उससे आपको कनेक्ट करना होगा।
आप किसी एसी रूम में बैठ के उस चीज को आप नहीं कर सकते, लोगों की भावनाओं को, दिल को नहीं जीत सकते। आपको उनके बीच जाना होगा, सिर्फ चुनाव में नहीं, चुनाव ना हो तब भी। तो इन चीजों में मैं कमी मानता हूं कहीं ना कहीं। कांग्रेस के लोग या जो भी विपक्षी दल है वो उसमें नहीं, उनके दिलों पे टच नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल दिलों पे राज करने की तो बात दूर की है, टच भी नहीं कर पा रहे हैं। टच भी नहीं कर पा रहे हैं। और उद्धव जी का के लिए यही है कि उद्धव जी ने अपना ग्राउंड खो दिया है। उनके पिताजी ने जो बनाया था, जो विरासत बनाई थी, वो विरासत काबिले तारीफ थी। वो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में दोनों भाई मिल भी गए फिर भी धराशायी हो गए। और मैं सबसे ज्यादा इनका कहना चाहूंगा, देवेंद्र फडणवीस को इस बार हराने की कोशिश सबने करी है। आप एक बार एनालिस्ट के तौर पे देखें तो मतलब दो भाई मिल गए। पहली बार आप देखें उद्धव जी और उनके जो राज ठाकरे हैं दोनों मिल गए, उधर चाचा भतीजे भी मिल गए, इधर कांग्रेसी ओवैसी, ये सब एक साथ नहीं। कांग्रेस के पार्टी उनका अलायंस हुआ था ना अंबेडकर जी के, वो जो प्रकाश अंबेडकर के साथ। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ये सब एक तरफा हो गए, फिर भी देवेंद्र फडणवीस जी को नहीं हरा पाए और बीजेपी विजय रही वहां पे, वो भी प्रचंड जीत के साथ। सर, बीते कुछ महीना पूर्व की बात करें तो महाराष्ट्र से एक हवा उठा था कि बिहारी भगाओ, बिहारियों के लेकर के आपत्तिजनक बयान दिया जा रहा था, हिंदी भाषी को मारा जा रहा था। ये क्या लग रहा है, ये सब परिणाम ग्राउंड पर इस बार देखने को मिला? देखिए, अगर जो भी ऐसी बात कहता है, बिल्कुल जो ऐसी बात कहता है बिहारी भगाओ या कोई भी, इसको बोलते हैं रेसिस्ट। रेसिस्ट का मतलब आप किसी भी को कम आंकते हैं, तो ये रेसिस्ट भावना हुई। ये बहुत ही घृणित माना जाता है। हिंदुस्तान में जो भी आदमी रहते हैं, जो भी यहाँ के वासी हैं, उन सबका हक सभी जगहों पे है, तभी तो एक देश है। आप यहां से आप कहीं दूसरी जगह भी जा सकते हैं, आपको जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र चले जाइए या जम्मू कश्मीर सारे तो भारत, जिस दिन पासपोर्ट की जरूरत पड़ जाएगी तो फिर वो कंट्री अलग हो जाएगी ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी ऐसी घृणा की राजनीति करते हैं कि बिहारी भगाओ, ये भगाओ, बिहारी भगाने के चक्कर में आज तुम दोनों भाग गए वहां से, और एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि बस जीरो पे आउट होना दूर रहेगा। घृणा की राजनीति नहीं करिए, प्यार मोहब्बत और काम की राजनीति करिए, और जो ये कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। बिहार में भी चुनाव हुआ, दिल्ली में भी चुनाव हुआ। बिहार चुनाव को आप कैसे देखते हैं? जो परिणाम रहा उस पर अगर थोड़ा सा चर्चा की जाए तो कैसे देखते हैं? एक तरफा देखा गया लगातार। आपने ऐसी बात छेड़ दी है। देखिए, बिहार का तो इलेक्शन ओवर हो गया है, बिहार में तो सबको पता ही है क्या परिणाम रहा है। बट मेरा अगर पर्सनल आप मानेंगे तो बिहार, देखिए बिहार अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग वहां की राजनीति है। वहां थोड़ी सी जातीयता भी है, बट इस बार लोगों ने वो जाति के बैरिकेड्स को भी तोड़ते हुए लोगों ने इन नीतीश कुमार जी और अपने क्या कहते हैं बीजेपी का जो गठजोड़ था उनको सपोर्ट किया है। तो बिहार के मामले में मैं यही कहूँगा कि अब की बार बिहार में भी एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है और सब लोगों ने वोट दिया होगा, तभी जाके इतना 200 से ऊपर सीट आती है। 200 से ऊपर सीट मुझे लगता है पिछले आप देखेंगे 10 साल में पहली बार ऐसा, मतलब इतनी अच्छी मार्जिन से विक्ट्री होना एक अच्छी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि चलो आप जीतते हो, आप एक राजनीतिक दल हो या राजनीतिक संगठन हो, तो आप लोगों के भावना के ऊपर आप रहते हुए, उस पर अटल रहते हुए आप काम करिए, आगे बढ़िए, उनका सारा जो भी वर्क है वो करिए, ठीक है, अच्छी बात है। सटा हुआ बंगाल है, चुनाव होना है, कुछ महीना बाकी रह गया है, कैसे देखते हैं? देखे ही होंगे कि इस बार बंगाल में तो बहुत बवाल भी होगा और खेला तो हो ही रहा है। तो बंगाल में जो बंगाल की हवाएं, तो देखिए पुरवैया हवा बोलते हैं हमारे यहाँ, बिल्कुल। तो भाई पुरवैया हवा जब चलती है तो पूरब से पश्चिम की तरफ चलती है, लेकिन इस बार पश्चिम से पूरब की तरह हवा चल रही है। इस बार जो बिहार में हवा चल रही है वही हवा पूरब की तरफ जाएगी। ज्यादातर पुरवैया हवा, पछिया हवा बोलते हैं उसको। तो अब की बार मुझे जो लगता है, मेरा आकलन, वो आकलन यही कहता है कि अब की बार हवा विपरीत है, ममता जी के खिलाफ टफ मुकाबला है। आप लोगों को बरगला के ज्यादा दिन नहीं रख सकते। बरगला के कह रहे हैं?
बरगलाना ही तो आप किसी को 20 आप विकास नहीं कर रहे। जिस काम के लिए आप कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे। जिस काम के लिए लोगों ने आपको कुर्सी पे बिठाया वो काम आप नहीं करेंगे तो आप बरगलाना ही तो हुआ। झूठ मूठ किसी चीज को आप वो करके वहां पे तरह तरह की चीजें हैं। वहां एक सेंसिटिव स्टेट है क्योंकि बांग्लादेश बगल में है और भी उधर से रोहिंग्या रास्ते से आते हैं। आप वोट के लिए वहां पे चीज नहीं कर सकते कि हाँ मुझे वोट मिल जाएगा। तो आप एक देश के साथ, देश की सिक्योरिटी के साथ यहाँ आपको रोकना चाहेंगे। आपको आ रहा है बांग्लादेशी घुस जाएगा। बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ। सुरक्षा की जिम्मेवारी किनके हाथ में है? सुरक्षा की जिम्मेदारी एक आदमी की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं होती। आप कहेंगे क्या सरकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी? बिल्कुल जिम्मेदारी उसकी भी है, आपकी भी है, मेरी भी है। भाई बाहर से अगर कोई आतंकवादी आएगा, कोई भी आएगा तो चलो बॉर्डर पे तो है, अंदर आ गया, हम सबकी जिम्मेदारी होती है। और क्या वहां के स्टेट की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं थी? इतने दिनों से उनकी सरकार है तो उनकी जिम्मेदारी है ना, जो बाहर से आ रहे हैं। बॉर्डर पे तो है ही, लेकिन बॉर्डर पे घुसने के बाद जो चीजें लोग, जो वहां पे तंत्र एक बन चुका है। आप वहां बंगाल में जाके देखिए क्या स्थिति है। बंगाल के बच्चे से पूछिए क्या है। घर घर में एकदम से अजीब सा वहां पे दहशत फैला हुआ है। आप एक बात बताइए, बांग्लादेश में पड़ोस में लोगों को, हिंदू वहां पे हैं, उसको जिंदा जला दिया जाता है। आप जरा दहशत और खौफ को समझिए। ज्यादातर लोग पता है कहते हैं कि मुझे मतलब नहीं। भाई जिस दिन आपके परिवार में होगा ना, उस दिन पता चलेगा कि क्या दर्द है किसी को जिंदा जला देना, जिंदा दफन कर देना। ये सब चीज आज के 2026 है। ये आज के दिन में अगर ऐसी घटनाएं घट रही है तो हम सब के लिए, मेरे लिए नहीं, हम सभी मानवता के लिए शर्म की स्थिति है कि आप एक मजबूत खुद को कहते हैं। नहीं, मैं इंडियन गवर्नमेंट को भी बोलना चाहूंगा। आप खुद को कहते हैं कि मैं भारत है मजबूत। अरे आपके पड़ोस में ऐसी चीजें हो रही हैं, आप हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? बांग्लादेश या किसी की हिम्मत कैसे हुई ऐसी घृणित? आप उसमें आप डिप्लोमेटिक जो भी चीजें हो सकती हैं आप करिए।